डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि अगर आप क्लास 11 में आप मैथ लेते हैं तो ये डायरेक्ट आपका इस्तेमाल होगा वहाँ पे सीरीज में, सिक्वेंशियल सीरीज चैप्टर में, और उसके अलावा फिजिक्स में भी कहीं कहीं यूज होता है। तो चीज़ों को समझेंगे। थोड़ा सा पहले जनरल फॉर्म से लेकर स्टार्ट करते हैं। जैसे हम एक सीरीज लिख रहे हैं, सीरीज 2, 4, 6, 8, 10 डॉट। मैं इसमें आपसे गौर से बात करूं तो ये फर्स्ट टर्म के पहले तो कुछ नहीं है। सेकंड टर्म में मैं बात करूं आपसे तो कितना ऐड करके हम आगे बढ़े हैं, तो आप कहेंगे सर 2 ऐड किया है। फिर नेक्स्ट टर्म में कितना ऐड किया, फिर 2 ऐड किया। फिर अगला टर्म लाने के लिए फिर अपने प्रीसीडिंग टर्म में कितना ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है। फिर कितना ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है। तो ये जो ऐड होने वाली चीज, यानी कि अगर हमको ये सेकंड टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड किया, थर्ड टर्म चाहिए। टर्म मतलब जो आपके ये पोजीशंस हैं, दीज आर द टर्म्स। दिस वन इज फर्स्ट टर्म, दिस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, लाइक दिस। तो अगर हम सक्सीडिंग टर्म को निकालने के लिए प्रीवियस टर्म में जो ऐड कर रहे हैं वो हर बार ऐड होने वाली चीज फिक्स हो जाए। क्या हो जाए? ऐड होने वाली जो चीज ऐड हो रही है वो अगर फिक्स हो जाए, अगर ये चीज फिक्स हो जाए तो ये सीरीज कहलाएगी क्या कि दिस सीरीज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीरीज किसकी है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है। अगर ये जो ऐड होने वाला नंबर है, हर बार जो ऐड हो रहा है अगर वो सेम हो जाए, फिक्स हो जाए, +2 +2 +2 +2 -3 -3 -3 0 0 0, यानी कि हमारा फिक्स ऐड होने वाला नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है ना? अगर पॉजिटिव होगा तो आपकी सीरीज जो होगी वो इंक्रीजिंग होगी। देखिए 2 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा है 6, 6 से बड़ा है 8, 8 से बड़ा है 10। अगर नेगेटिव होगी तो डिक्रीजिंग होगी, यानी कि पहले बड़ा नंबर, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और अगर 0 होगी तो ना इंक्रीजिंग होगी ना डिक्रीजिंग होगी, सीरीज भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। चलिए अभी हम डिटेल में बात करेंगे। ये फिक्स टर्म जो है, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। ये जो फिक्स टर्म है इसको हम कहते हैं क्या है? ये कॉमन डिफरेंस, जिसको डिनोट करते हैं हम इससे डी, जिसको डिनोट करते हैं डी। These are being represented by term. So this one is T1, this two T2, T3, T4, T5. These are the term. And the first term is represented by T1, which is also called as A. T1 को हम A से भी represent करते हैं, पहले टर्म को A से। ठीक है? अब जो ऐड होने वाली चीज है, वो हर बार कितनी रहेगी? D रहेगी। अब वो D हो सकता है पॉजिटिव हो, D हो सकता है नेगेटिव हो, D हो सकता है 0 हो। तो D कैन बी एनी रियल वैल्यू, D की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है? रेशनल, इरेशनल कोई भी हो सकता है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। कंडीशन कितनी है कि जो ऐड होने वाली चीज है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, हर बार क्या हो? फिक्स। अगर फिक्स है होने वाली चीज तो जो सीरीज होगी वो किसमें होगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। अभी जो मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये बताने की कोशिश की थी, उसके बाद थोड़ा सा और दिखा दूं आपको मैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में जो D है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। अगर मैं सीरीज को पलट दूं 10 8 6 4 2 डॉट डॉट, आप मैं कहूं इस टर्म से इस टर्म में जाने में आपने कितना ऐड किया है? तो आप कहेंगे -2। फिर इससे जाने में फिर कितना ऐड किया आपने? फिर ऐड किया -2, फिर कितना? -2, फिर कितना? -2। तो इस बार D की वैल्यू कितनी है? -2 है।
डी की वैल्यू कितनी है -2 है। देखिए ये ए बी क्या है डिक्रीजिंग है, 10 है फिर 8 है फिर 6 है फिर 4 है फिर 2 है फिर 0 होगी फिर -2 -4 -6 -8 लाइक दिस। ठीक है, अब एक एक और लिखा हूं मैं 5 5 5 5 5। अब मैं आप कहूंगा आपसे कितना आपने ऐड किया है, तो आपने 0 है फिर 0 0 0। तो ये भी ए बी है मगर ये कैसी ए बी है, ये आपकी कांस्टेंट ए बी, ना तो इंक्रीज करेगी ना तो डिक्रीज करेगी। इसके सारे टर्म क्या होंगे इक्वल होंगे, सारे टर्म से क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, थोड़ा और जनरल फॉर्म की तरफ जाते हैं। जनरल फॉर्म का मतलब ऐसी फॉर्म जो आपके सारे टर्म को कवर करते हैं। जनरल फॉर्म की तरफ जाते हैं ए बी के, जनरल फॉर्म का मतलब ऐसी फॉर्म जो सारे टर्म को कवर करते हैं। 2 4 6 8। यहां पे हम पहले डी को निकालना सीखेंगे। अभी तो हम बात करेंगे जो फिक्स वैल्यू है, जो ऐड हो रही है वही डी है, तो हमेशा वही रहेगा। निकालेंगे कैसे, दिस वन इज T1, दिस वन इज T2, T3, T4। तो टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, डी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि 4 - 2 है क्या T2 - T1, यानी कि T2 में से उसके प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आया 2 आया। T3 में से T2 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आया ये भी 2 आया। T4 में से T3 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आया 3 टाइम्स आपने सब्ट्रैक्ट किया और तीनों बार चीजें इक्वल आ गई। दिस इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दैट इज डी व्हिच इज इक्वल टू 2 इन दिस केस। इस केस में डी की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, तो डी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म लाइक दिस। ठीक है, हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, हमारी डी की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अगर वो डी की वैल्यू 3 बार कैलकुलेट करने पे T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3 करने पे अगर हर बार इक्वल आई, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस एंड द एबव सीरीज गिवन सीरीज इज इन एपी। अगर इसमें से कोई भी डिफर कर गया तो वो एपी में नहीं है। मिनिमम 3 बार आपको सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा चेक करने के लिए क्या एपी में है कि नहीं है। ठीक है, अब इसके हम जनरल फॉर्म की तरफ जाते हैं। फिर वही सीरीज लिख रहे हैं 2 4 6 8 10। जनरल फॉर्म का मतलब ऐसा फॉर्म जो सारे टर्म को कवर करे। जनरल टर्म निकल रहे हैं, दिस वन इज T1, दिस वन इज T2, दिस वन इज T3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था A से। और कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कितना कर रहे हैं प्लस D। तो T1 आपका कितना आया A, T2 कितना आया A में D को ऐड किया, T2 इक्वल टू A प्लस D। ठीक है, सेकेंड टर्म T3 A प्लस D प्लस D दैट इज A प्लस 2D। ठीक है, T4 A प्लस 3D। अब आप गौर से देखें जितने भी हमने टर्म निकाले हैं, अगर मैं यहाँ पे A प्लस 0D लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो गौर से देखें जब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या है 1 - 1, यानी कि उससे एक कम। जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है 2 - 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या था 1 - 1। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिख दे रहा हूँ, एक्सप्लेन करके इक्वल टू A प्लस 1 - 1 इंटू D। T2 को लिख रहा हूँ A प्लस D, A प्लस 2 - 1 इंटू D। A प्लस 2D को लिख रहा हूँ A प्लस 3 - 1 इंटू D। A प्लस 3D को लिख रहा हूँ A प्लस 4 - 1 इंटू D। जरा गौर से देखेंगे
देखिए सब में ए कॉमन है, सब में ए कॉमन है, चाहे पहला टर्म हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, चाहे 10th टर्म हो, सब में प्लस बी कॉमन है, सब में मल्टीप्लाई में डी भी कॉमन है, सब में -1 -1 -1 -1 भी कॉमन है। अगर यहाँ पर 1 है तो ये 1 है, अगर यहाँ पे 2 है तो ये 2 है, अगर यहाँ पे 3 है तो ये 3 है, अगर यहाँ पे 4 है तो ये 4 है, बाकी -1 सब में। अगर मैं कहूँ डी के क्या होगा तो आप कहेंगे a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं कहूँ आपसे tn क्या होगा तो आप कहोगे a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। यही हो गया आपका जनरल टर्म ऑफ ए। इसको कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे देख लीजिए, मैं अगर आपसे बात करूं इस फॉर्मूले से सारे टर्म कवर हो गए, 1 2 3 4 5, फिफ्थ में निकालना है आपको। ए की वैल्यू कितनी है 2, डी की वैल्यू 4 माइनस 2 दैट इज 2। यू हैव टू कैलकुलेट T5 a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी रख दिया। देखिए 5 यहाँ भी 5 वैल्यू रखिए, a कितना आया 2 प्लस 4 इंटू डी, हाउ मच, दिस इज 2, तो 2 प्लस 8 दैट इज, देख लीजिए आपका फिफ्थ टर्म कितना है 10। तो इस जनरल टर्म के फार्मूले से एपी के सारे टर्म कवर होंगे। मैं पूछूं 20th टर्म तो यहाँ पे आप 20 लिख देंगे, 20 माइनस 1 19, बाकी ए और डी की वैल्यू पता। देखिए हमने सिर्फ 5 टर्म लिखे, मगर इस फार्मूले से मैं कहूँ 500 पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा तो आप यहाँ 500 लिखेंगे, यहाँ पर आपका 499, डी की वैल्यू ए की वैल्यू रख के तुरंत कैलकुलेट करेंगे, ये फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला फायदा समझ लीजिए कि जनरल टर्म का मतलब है मैं पूछूं 50th पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा, 50th पोजीशन पे, ठीक है, तो आप इनकी वैल्यू 50 रख के निकाल दीजिए। टर्म क्या बताता है, टर्म बताता है उसकी वैल्यू कितनी है, और जो एन होता है बताता है कि वो वैल्यू किस पोजीशन पे है। ये वर्डिंग बहुत समझ के रखिएगा। एन बताता है कि वो कहां पर है और टी बताता है उसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो जनरल टर्म का जो फार्मूला है वो फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, और इस पे इसको और भी किन्हीं चीजों से रिप्रेजेंट करते हुए लिख रहे हैं आपका, किसी को nth टर्म, कुछ बुक्स में nth टर्म नाम से लिखा, nth टर्म जैसे फिफ्थ टर्म, nth का मतलब जैसे n की वैल्यू 5 है तो फिफ्थ टर्म जिसको हम T5 भी बोलेंगे। कहीं ये Tn जो रिप्रेजेंट किया है वो an से रिप्रेजेंट कर दिया। Tn का मतलब T2 T3 T1 T2 T3 T4, इसलिए Tn। और अगर मैं इसको A1 बोलूं, A1 A2 A3 तो इसलिए An, और इसी को लास्ट टर्म भी कहते हैं। लास्ट टर्म कैसे देख लीजिए, अगर मैं यहां पे रुक जाऊं सीरीज में तो ये मेरा क्या हो गया लास्ट टर्म। ये किस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, लास्ट टर्म सीरीज का कौन सा है, फिफ्थ टर्म, इनकी वैल्यू 5 होती है लास्ट टर्म में। अगर मैं यहां पे रुक जाऊं तो इस सीरीज का ये कौन सा टर्म है लास्ट टर्म, इसके लिए इनकी वैल्यू कितनी है 5, T5 निकाल लूंगा लास्ट टर्म में, ठीक है। तो इस सीरीज का लास्ट टर्म अगर मैं यहां पे रुक जाऊं तो ये लास्ट टर्म हो गया, तो लास्ट टर्म किससे कवर होगा, इसी जनरल टर्म से, क्योंकि लास्ट टर्म है किसका, इसी सीरीज का तो है, ठीक है। तो ये जनरल टर्म का फार्मूला हो गया, फार्मूले को याद रखेंगे आप, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपकी पहली एक्सरसाइज है पूरी की पूरी। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 जो कि बेस्ड है आपकी जनरल टर्म के फार्मूले पे, एपी के जनरल टर्म पे। एक्सरसाइज 5.1, इसका क्वेश्चन 1 कह रहा है आपसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपको बताना है कि जो ये डेटा दिया गया है क्या इसके जो इन्वॉल्व नंबर्स हैं वो एपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो क्यों। तो क्यों का जवाब सिर्फ एक ही है, अगर डी की वैल्यू इक्वल आई तो
AP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर D की वैल्यू इक्वल नहीं आई तो AP को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे पहला केस कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹50 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए फर्स्ट पार्ट टैक्सी फेयर आफ्टर 1 kilometer, how much? ₹15. टैक्सी फेयर आफ्टर 2 किलोमीटर, अब हर बार जितना एडिशनल किलोमीटर आप चलेंगे 8 ऐड होता जाएगा, तो 15 प्लस 8 दैट इज 23. टैक्सी फेयर आफ्टर 3 किलोमीटर, तो अगले टर्म में भी आएगा होगा 23 प्लस 8 31. टैक्सी फेयर आफ्टर 4 किलोमीटर 31 plus 8 that is 39. Let the first, this is T1, this is T2 and this one is T3 and this one is T4 and so on. Calculate T2 minus T1, 23 minus 15 that is 8. T3 minus T2, 31 minus 23 that is again 8. T4 minus T3 that is 39 minus 31, it is again 8. Let D is for S, D1, it is D2, it is D3. अभी हमको पता नहीं चला इक्वल है कि नहीं, लिख देंगे since D1, D2, D3. So the above situation represent AP, ठीक है? तो above situation जो है वो AP को रिप्रेजेंट कर रही है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, दो पार्ट बना देंगे, दो पार्ट आप ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में. The amount of air present in a cylinder when a balloon vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. So let the amount of air present is equal to V. फर्स्ट पंप पे क्या करता है, जो भी उसमें है उसका 1/4 निकाल देता है. After first pumping, amount of air present in cylinder, तो जो था उसका 1/4 तो निकाल देगा, तो V minus V/4 that is 3V/4 ये बचेगा. पहले V थी, अगली बार जब उसने खींच के निकाला तो उसका 1/4 निकाल दिया, तो बची कितनी 3V/4. आफ्टर सेकेंड पंपिंग, दूसरी बार जब पंप करेगा तब कितना बचेगा, amount of air present 3V/4 minus 3V/4 into 1/4. जो एयर थी उसमें से उसी का 1/4 निकाल दिया. हमने देखा 3/3/4 कॉमन है, उसको ले लिया बाहर, और 1 minus 1/4 that is 3/4 का होल स्क्वायर into V. यही सब देख लेते हैं. हमको दिख रहा है कि ये पावर वगैरह मिल रहा है, तो सब्ट्रैक्ट होकर वो चीज मिलेगी नहीं, तो देख लेते हैं. तो हम कर देते हैं. सीरीज क्या बची V
3v/4 and 3/4 square v। ठीक है, डॉट 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 कैलकुलेट करते हैं। दिस वन इज t1 t2 t3। t2 minus t1 that is 3v/4 minus v, 3v minus 4v upon 4 minus v/4 equal to d1। इसका नाम हमने d1 दे दिया। नेक्स्ट t3 minus t2 3/4 स्क्वायर v माइनस 3/4v। 3/4 v कॉमन है, कॉमन ले लिया, बचा कितना 3/4 माइनस 1, सॉल्व किया 3/4v 4 minus 3 that is minus 1 into minus 1/4 that is minus 3v/16 minus 3v/16। ये आई d2 की वैल्यू, दिस इज d2। आप कौन से देखें कि d1 और d2 की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। Since d1 is not equal to d2, so the above situation does not represent it। एवं सिचुएशन जो है वो AB को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये लिखने वाले क्वेश्चन थोड़ी सी लेंदी होते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड पार्ट करवा दिया है, थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट हम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसके भी 2 पार्ट कर लेते हैं। Question number 2 can write first 4 terms of the AP when the first term A and common difference D are given as follows। Question number 2 first part, A equal to 10 given है, D equal to 10 given है। When the first term A and common difference, write the first 4 terms of the AP। first 4 terms को बताना है, तो पहला टर्म A, दूसरा टर्म A plus D, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d dot dot 10 plus 10 कितना हो जाएगा 20। इसमें 10 ऐड किया कितना 30 40 50। ठीक, आप कॉमन डिफरेंस को हर टर्म में क्या करते जाइए, ऐड करते जाइए, आगे बढ़ते। देखिए एपी नहीं चेक करना है क्योंकि इसने एपी खुद लिख दिया है। ये फायदा हो जाता है, जिसने एपी लिख देता है आप डायरेक्ट एपी की प्रॉपर्टीज यूज करें। इसका एक क्वार्टर ले लेते हैं, सिर्फ आप ये ऐड करते जाइए। थर्ड पार्ट ले लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, कोई परेशानी नहीं। a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू -2। AC आपकी क्या हो जाएगी, AC विल बी a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d डॉट डॉट। पहला टर्म 4, उसमें d ऐड किया कितना आया 4 minus 3 that is 1। d देखिए नेगेटिव है इसलिए डिक्रीजिंग आएगा। इसे -3 ऐड किया कितना आया -2, इसे -3 ऐड किया कितना आया -5, इसमें -3 ऐड किया कितना आया -8। ठीक है, आप चेक कर लीजिए -8 -5 -3 -5 -2 -3 -2 -1 -3 1 -4 -3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। For the following AP, write the first term and common difference। AP दे दिया है और AP बोल दिया है, AP बोल दिया तो आपको चेक नहीं करना है
माइनस टी टू इक्वल है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट 3 1 माइनस 1 माइनस 3। देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है यानी कि डिक्रीजिंग है, यानी कि डी की वैल्यू हर हाल में क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, बी सॉरी 3 कॉमन डिफरेंस दैट इज बी इक्वल टू T2 minus T3 T1 that is minus 2। ठीक है, माइनस 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट ले लेते हैं, है ना। थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑप्शन का है तो फ्रैक्शन ऑप्शन देखकर आप डर जाते हैं, डरने की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट 1/3 5/3 9/3 डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म आसान सा है, a that is 1/3 common difference d 5/3 minus 1/3 LCM दिया 3 5 minus 1 that is 4/3 सिंपल। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following are AP if they are form an AP? Find the common difference D and write 3 more terms। यानी कि इनमें से कौन सा AP में है। अगर AP में है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है और आगे के 3 टर्म्स को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट 2 4 8 16 डॉट डॉट। कैलकुलेट करेंगे T2 minus T1 4 minus 2 that is 2 T3 minus T2 that is 8 minus 4 it is equal to not 2 this is 4। अब देखिए दोनों इक्वल नहीं है तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिंस T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2 so above series is not in A, यानी कि दी गई सीरीज जो ऊपर है वो AP में नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आगे पार्ट देख लेते हैं, अंडर रूट वाला देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट अंडर रूट देखते ही अक्सर लोगों को डर लगने लगती है। 3 plus under root 2 comma 3 plus 2 root 2 comma 3 plus 3 under root 2 dot dot dot। टर्म कौन से हैं? T1 T2 T3 T4। यानी कि आपको अगर ये AP में है तो T5 T6 T7 बताना है। चलिए देखते हैं। T2 minus T1 that is 3 plus under root 2 minus 3 3 cancel that is root 2 T3 minus T2 that is 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2 3 से 3 cancel 2 root 2 minus root 2 that is under root 2 T4 minus T3 that is 3 plus 3 under root 2 minus 3 minus 2 root 2 3 से 3 कैंसिल 3 में से 2 गया तो 1 तो सिर्फ root 2 बचा। दिस इज से D1 दिस इज D2 दिस इज D3। सिंस D1 equal to D2 equal to D3 equal to under root 2 हर केस में है
इसी को हम कह देंगे डी। सो द एबव सीरीज इज इन ठीक है। अब हमको पूछा है कॉमन डिफरेंस क्या निकाल चुके हैं। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी इक्वल टू अंडर रूट T4 तक है तो T5 इक्वल टू T4 प्लस B यानी कि 3 अंडर रूट 2 का 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 दैट इज 3 प्लस 4 रूट T6 T5 प्लस D ऐड होता जाएगा तो बन जाएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। T6 के बाद T7 तो T6 प्लस D तो 3 प्लस 6 अंडर रूट। तो ये आपका आंसर वाला क्वेश्चन हो गया। तो राइट 3 मोर टर्म्स पूछा था, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस हो गए।